बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, और डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। बस एक दो लाइनों का फर्क होगा, बाकी सब सेम होता है। एक्सेस डिमांड में आपको एक्सेस डिमांड का मीनिंग बताना है, फिर इट लीड्स टू, एक्सेस डिमांड क्रिएट्स और लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट पे को डेफिनेशन तो दोबारा नहीं बतानी ना, बस पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। इट लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप। फिर आपको ग्राफ बना के दिखाना है, ग्राफ बना के दिखाना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो शॉर्ट मतलब ऐसे ही कॉलम में ही मिनिएचर बनेगा उसका, बिल्कुल एकदम नीट, कुछ उसमें मिस आउट की छोटा सा ऐसा बिना प्लॉटिंग के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पेज यूज करें, लेफ्ट राइट। अरे फुल मार्क्स मिलेंगे। सोचो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपके पास 5 सॉलिड पॉइंट्स हैं, तो ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। 5 नंबर में सिर्फ इन्फ्लेशनरी गैप भी आ सकता है। मैं कह रहा हूँ 5 नंबर में डिफरेंशिएट करने को आए तो आप एडवांटेज पे हैं। सर ज्यादा लिखना पड़ेगा, अच्छी बात है, यू विल हैव कंटेंट, दे विल हैव टू गिव यू फुल मार्क्स अगर आपने 5 सॉलिड पॉइंट्स लिख दिए तो, डायग्राम अच्छा सा बना दिया तो। आंसर तो सेम ही याद करना है। तो मैं कह रहा हूँ खुशी की बात होगी, वो आएगा तो भी खुशी की बात है अगर आपको आता हो तो। उसमें मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा ज्यादा है कि गलती होने के मतलब 5 बिल्कुल परफेक्ट। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा वो लीनियंट हो जाएंगे कि यार इतनी सारी बातें कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गई कोई बात नहीं। वहां पे तो एक ही चीज पूछी है ना, तो परफेक्शन ज्यादा जरूरत। इट इंडिकेट्स ओवरफुल, मतलब इसमें मेरे पास कुछ नया नहीं है बताने के लिए, कुछ नया नहीं है, बट मैं बस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, उसकी समरी है, उसकी समरी है। बस डाउट ये आता है कि ग्राफ बनाना है, हाँ जी बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बाकी सब रेपिटेशन है। कह रहा दोनों ही हार्मफुल है, ना एक्सेस डिमांड खुशी की बात है, ना डेफिशिएंट डिमांड खुशी की बात है। द हैम्पर, दे हैम्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय गिविंग राइज टू ट्रेड साइकिल्स, इन्फ्लेशन, रिसेशन। जनरल इन्फ्लेशन चलता है 3-4% तक, एक्सेप्टेबल है, खुशी की बात है, साइन ऑफ ग्रोथ होता है। बियॉन्ड दैट नहीं। तो हाइपर इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है, ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है। So it is very important to take the necessary measures or the steps to correct excess demand or deficient demand. तो नेक्स्ट सेगमेंट का है, पहले आप एक बारी इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड का ग्राफ बनाएंगे, तो एक ही ग्राफ एक ही है, नाम है उसका एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप, जिसपे आप इन्फ्लेशनरी गैप हाईलाइट करके दिखाते हैं। और डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप एक ही ग्राफ है, वो एक्सेस डिमांड का कोई अलग ग्राफ नहीं है। तो प्रॉपर देख के आप ग्राफ एक बार ही अपने आप बनाएंगे, देख के। मैं कह रहा हूं ना कि परफेक्ट प्लॉटिंग बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। अभी सेगमेंट 1, ट्रेड साइकिल जस्ट रीड, ट्रेड साइकिल जस्ट रीड, बूम, रिसेशन, रिकवरी, जस्ट रीड, जस्ट रीड, जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस। ठीक है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जस्ट एग्जिस्ट करता है बुक्स में। बूम इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से होता है। फिर जब एकदम एक्सेस डिमांड हो जाएगी, एक्सेस बहुत ज्यादा हो गई, ध्यान से सुनना, बहुत इन्फ्लेशन हो गई, चलो छोड़ा जा आगे डिस्कशन कर लेते हैं। हो गई एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी? बचपन में हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे, एक मनी एंड बैंकिंग और एक गवर्नमेंट बजट। तो ये दोनों यूज होंगे। सेगमेंट 2 का पार्ट है, ट्रेलर दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। तो एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन, अलग बात हो गई। बट मैं कह रहा हूँ कि डिस्कस कर रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी। एक पहले मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई, तो दे वुड वांट टू रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। क्या करेंगे वो? रेपो रेट बढ़ा देंगे, रेपो रेट बढ़ा देंगे, सुनने पे ध्यान देंगे। बाकी सब ठीक है ना, कि जो भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मनी सप्लाई गिरनी शुरू हो जाएगी। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड? गिरनी, वही चाहते थे ना हम उसको, कंट्रोल, गिरनी शुरू हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी, गिरनी शुरू हो जाएगी। अगर ज्यादा स्ट्रिंजेंट स्टेप्स हो गए तो रोक थोड़ी ना पाओगे बीच में, तो फिर क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कुछ ज्यादा ही गिर जाती है, उतनी गिर जाती है जितनी हमने सोचा भी नहीं था, चाहा भी नहीं था। तो अगर बूम के बाद फिर क्या आता है? रिसेशन, क्योंकि हम तो एग्रीगेट डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे हो गई, यही तो चाहते थे ना तुम? कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम तो बीच में चाहते थे। कह रहे ऐसे नहीं होता, तो ये नहीं है कि बटन से आपने ऑफ किया और ऑन, तो वो उसका इम्पैक्ट होते होते
टाइम लग जाता है और कभी कभी नुकसान काफी हो चुका होता है। जैसे कि यूएस में हुआ कि वो रेट तो बढ़ाते गए, रेट क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, वो रेट बढ़ाते गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो अब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब रिसेशन फेस कर रही है इकोनॉमी। तो ये होता है, ये कॉन्सिक्वेंस होता ही है। तो ये ट्रेड साइकिल्स होती है, ट्रेड साइकिल्स होती हैं। फिर क्या होगा, रिसेशन हो जाएगी, अब उल्टा चलेंगे, अब कि कम करो रेट, कम करो कम करो कम करो, तो फिर लोग ज्यादा लोन्स बोरो करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, फिर वापस आ जाएगा, उसको रिकवरी पाथ पे आ जाएंगे। आ चुके हैं हम वो रिकवरी पाथ पे। बात समझ आ रही है? तो ये ट्रेड साइकिल्स होती है, ट्रेड साइकिल्स होती हैं, मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जस्ट रीड वन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पूछ लेंगे वो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशन गैप बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है उनके पास एग्जाम में पूछने के लिए। 1 मार्कर के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं मार्कर छोड़ो, नॉलेज के लिए कि कैसे ये साइकिल्स इंटर रिलेटेड होते हैं, क्यों बूम के बाद रिसेशन आता ही है, क्यों रिसेशन के बाद बूम आता ही है।